नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जारी जांच, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भी आएगी इसकी आंच? और इस पर चर्चा करना इतना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी रेड का अंदेशा जताया है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान कहीं ना कहीं उसी कड़ी के बाद आए हुए बयानों में से एक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर मोदी सरकार पर इस बात के आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि बीजेपी उन एजेंसियों का सहारा लेती है जिसका निर्माण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र को प्रभुत्व संपन्न करने के लिए हुआ था, लेकिन इसका दुरुपयोग करने का काम बीजेपी कर रही है। आगे ये बात भी उन्होंने दोहराई है कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी आईटी और ईडी के छापे पड़े। बीजेपी के लोग अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, यह कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और आगे कहा कि ये लोग असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस बात की लड़ाई है हमारी। भूपेश बघेल का यह बयान आना था, उसके बाद बीजेपी का पलटवार आता है। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा कि ये लोग मानने लगे हैं कि प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस तरह के बयान देकर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पहले सिलसिलेवार क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो सुनवा देते हैं आपको, और उसके बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी का, पहले सिलसिलेवार बोल सुनते हैं। अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, आईटी ईडी इनका फिर से एक आध दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधियों दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। यही तो लड़ाई है हमारी कि असहमति का सम्मान होना चाहिए, जो इनके दिलों में नहीं है। अच्छा है, इनको समझ में आ रहा है कि अब हमारे गलत काम, हमारी अवैध कमाई, हमारा भ्रष्टाचार अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अच्छा है, इनको समझ में आ रहा है कि अब हमारे गलत काम, हमारी अवैध कमाई, हमारा भ्रष्टाचार अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जो ये बात को कह रहे हैं और मजबूती के साथ कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही है कि भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, ये उनका कहना है। और चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही साथ हमारे स्थानीय संवाददाता शशिकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा की शुरुआत मैं सुरेंद्र वर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं वो ये है कि प्रतिद्वंदता की ओर नहीं जा रही है राजनीति। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को सुनेंगे अगर आप वर्मा जी, तो उनका यह कहना है कि भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, उस डर के चलते ये अंदेशा बना हुआ है और इसलिए आरोप लगा रहे हैं आप लोग। पिछले 7 सालों से जो देश के भीतर संवैधानिक संस्थाओं को का पार्टी कार्यालय के रूप में उपयोग हुआ है, जो सीबीआई, आईटी, ईडी, राजभवन और तमाम संवैधानिक निकायों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, डर का माहौल पैदा करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जो संवैधानिक संस्थान और राजभवन तक को पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित करने का कुत्सित प्रयास हुआ है, वो सर्वविदित है। किस प्रकार से महाराष्ट्र जैसे राज्य में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है और भोर होने से पहले बिना बहुमत के नेता को शपथ दिला दी जाती है। महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक में क्या हुआ यह सर्वविदित है। और जहां जहां चुनाव होते हैं पूरे देश में भाजपा का यही चरित्र है। ये संवैधानिक संस्थाओं का सीबीआई से लेके आईटी और ईडी का उपयोग कैसे विरोधी पक्ष को डराने के लिए कर रहे हैं, वो भी सर्वविदित है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो राजनीतिक
में देश के भीतर डर का माहौल बनाने के लिए जो असहमति को कुचलने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो लोकतंत्र में सर्वथा अनुचित है। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता नान और धान के भ्रष्टाचार, 36,000 करोड़ के घोटाले, पनामा और अगस्ता की कमीशन गोरी, डीकेएस घोटाला, नागरिक सहकारी बैंक के घोटाले और चीट फंड कंपनियों को बुलाकर लूट में सहभागी रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र को नहीं भूली है विवेक जी। ठीक है वर्मा जी हमारे साथ बने रहिएगा। अमित चिमनानी जी, सर एक बहुत बड़े नेता का ये बयान था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं। संसद के अंदर उन्होंने इस बात को कहा था कि राजनीति में प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, इसमें दुश्मनी नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बयान दे रहे हैं उनका ये कहना है कि प्रतिद्वंदता नहीं हो रही, बीजेपी के लोग प्रतिद्वंदता नहीं कर रहे या दुश्मनी निभाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस में एक प्रतियोगिता चल रही है, झूठ बोलो प्रतियोगिता। उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी कई नेता शामिल हैं और इसके पीछे तथ्य है, कांग्रेस की तरह महज आरोप नहीं है। 25,000 आदिवासियों के विषय पर सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे जी ने झूठ बोला। अभी हम एक वायरल वीडियो सुन रहे हैं राहुल गांधी जी का, जिसमें वो कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग गई। तो अब तो विश्वसनीयता का संकट है, ये लोग जो कहते हैं झूठ कहते हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी का बयान क्यों आया, अभी इस वक्त क्यों आया? तो हमको लगता है कि कहीं इस प्रकार के बयान से वो अपने आप को एक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि केंद्र उनके ऊपर, उनके पीछे ईडी लगा देगा, और वो मतलब अपने आप को एक बड़ा नेता बताने की कोशिश है। और कांग्रेस पार्टी ये बताए कि लालू यादव जी के खिलाफ भी जब जांच चल रही थी तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। आज लालू यादव जी को कितने केसेस में जेल हो गई है। तो क्या किसी नेता को कभी किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए? ये संविधान में लिखा है क्या? और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से डरते वही लोग हैं जो गलत करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने जो प्रमाण इकट्ठे करती है उसके बाद आखिर कहाँ जाती है? आखिर कोर्ट में जाती है वो, और कोर्ट ही फैसला करता है। तो जब कोर्ट फैसला करता है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? भाई इन्होंने गलत किया, डॉक्टर रमन सिंह संबित पात्रा के खिलाफ इन्होंने गलत एफआईआर की, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगा दी, पता चल गया कि इन लोगों ने गलत किया था। तो जो ये कहते हैं वो तो खुद ये करते हैं, लेकिन इनके पास तथ्य नहीं है कि कब ईडी ने गलत किया। अब ईडी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार के एनसीपी के एक नेता को गिरफ्तार किया। अब उसकी रिमांड किसने दी? कोर्ट नहीं दी ना। कोर्ट ने समझा कि रिमांड देनी चाहिए तो दी, नहीं तो कोर्ट जो है वो जमानत दे देता। तो तय तो कोर्ट ही करता है ना। तो आप जबरदस्ती का माहौल बना करके अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कांग्रेस ना करे, और ये विक्टिम कार्ड बहुत हो गया, अब चलने वाला नहीं। अच्छा, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बात और कह रहे हैं चिमनानी जी, वो ये है, उनका ये कहना है कि बीजेपी अपने हर उस प्रतिद्वंदी पर अटैक करती है जिससे वो चुनाव में हार जाती है। चुनाव में आप लोग जवाब नहीं दे पाते, ये उनका कहना है। इसलिए ये जो एजेंसीज हैं, ईडी, सेबी और वगैरह वगैरह, आईटी, इसके जरिए आप लोग अटैक करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण है या बस जो भी जो चाहे वो बोलेगा? हाँ, अंदेशा जता रहे हैं मुख्यमंत्री जी के। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए कोई भी बात अभी कह दूं, मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगी ना। हाँ। और जब बड़े नेता बोलते हैं, खास करके मुख्यमंत्री पद वाला व्यक्ति बोलता है, तो कोई तथ्य होना चाहिए। अगर इनके बयान के पीछे वो कोई अगर वाकया बताते जिसमें ईडी को कोई कोर्ट ने फटकार लगाई और ईडी को कह दिया कि आपने गलत काम किया, आपने जबरदस्ती फंसाया, ये द्वेष की कार्रवाई थी, एक भी केस बता दे तो बिना प्रमाण के बाद, जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि पता नहीं कौन कौन से घोटाले पिछले कह रहे थे, अब आपने ये वाली बात कही है तो मैं सुरेंद्र वर्मा जी से जरूर पूछूंगा, और आपसे इस बात पे भी पूछूंगा कि अभी जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, हालांकि राष्ट्रीय लेवल पे नवाब मलिक तो अपने आप को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिल्ली से भेजी हुई सेना ने हमारे ऊपर अटैक किया, और एनसीबी की ओर से भी कमोबेश यही सारे बयान आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे भी जवाब लूंगा और उसके बाद सुरेंद्र वर्मा जी का फिर से रुख करेंगे। कौशल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो हालांकि अभी अंदेशा जताया है, ऐसी कोई वस्तु स्थिति में ना तो कोई ईडी की टीम अभी छत्तीसगढ़ आई है, ना किसी तरह की कोई रेड हुई है आईटी, ईडी, इन संस्थाओं की, लेकिन ये एक अंदेशा अभी जताया है।
देखिए विवेक जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो अंदेशा जताया उसके पीछे वजह ये इसको ही माना जा सकता है, जैसे अभी पंजाब में चुनाव हो रहे हैं जी, तो पंजाब में चन्नी के जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पे छापा हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो जो विपक्षी पार्टी है उनके नेताओं, उनके रिश्तेदारों, करीबियों के यहाँ छापा पड़ा। तो ये संदेह इसलिए भी जताया जा रहा है कि क्योंकि अब आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, तो कहीं न कहीं ये संदेह है या उनको कहीं से फीडबैक मिला है या कुछ ऐसा कुछ उनको संकेत मिले हों, उसके बाद वो कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो घटनाएं घट रही है, जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में जो चुनावी राज्यों में जिस तरह की घटनाएं विपक्षी दलों के रिश्तेदारों के साथ हो रही, तो उसी तहत मुझे लगता है ऐसा अंदेशा जताया गया हो या उनको कहीं से फीडबैक मिला हो, क्योंकि उसी आधार पे वो ऐसा बयान कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई संकेत मिला नहीं कहीं ईडी का छापा पड़ने वाला है। तो ये कौशल जी, क्या आप भी मानते हैं कि इस तरह की चीजें होना एक ये भी टारगेट होता है कि चलिए आगे अगर रेड भी पड़ती है तो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी इस बात को कह दे कि देखिए हमने तो 2-3 माह पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, हुआ यही? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ऐसा कुछ संदेह हो तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हमने पहले संदेह जताया था और ये छापा पड़ गया। तो देखिए छापा मारने के अलग अलग तरीके हैं। ईडी और आईटी जो कांग्रेस सरकार जो भी रही, विपक्ष में जितने भी अभी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि उनके साथ ईडी, आईटी और दुनिया तमाम जो केंद्रीय एजेंसी वो चुनाव लड़ती है। तो आरोप हमेशा से लगाते रहे शुरू से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई। पता है कौशल जी, आपको ये बात जरूर पता होगी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उस समय जब जनता दल के तमाम बड़े बड़े नेता थे, वो यही कहा करते थे कि इंदिरा जी जो केंद्र की संस्था है उनका दुरुपयोग करवाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सियासत में ये जो बयान है ये 2014 के बाद से ही चालू हो गए, वो पहले भी चलते थे। हाँ, पहले निश्चित तौर पे देखिए केंद्र में जो सरकार रहती है उसके यहाँ की जो भी एजेंसी किसी भी राज्य में जाएगी, यदि वो विपक्षी दल है, यदि मध्य प्रदेश में भी छापा पड़ जाएगा तो शिवराज सिंह ये नहीं कहेंगे कि उनके विरोधी को यहाँ छापा पड़ा, लेकिन वहां पे भी छापे पड़े। तो विपक्षी दल को ये एक मुद्दा मिल जाता है कि चूंकि हम विपक्ष में हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो चूंकि हमको दबाना है, किसी न किसी तरीके से कमजोर करना है, तो उसको एक माध्यम बनाया जा सकता है। ऐसा उनका एक बयान आता है सामने। तो कहीं न कहीं चूंकि अब केंद्र की एजेंसी है, निश्चित तौर पे सेंट्रल जो एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है, उनके बताए बगैर या उनके आदेश के बगैर वो कहीं जाएंगे नहीं। तो एक जो बयान के पीछे एक राजनीतिक वजह ये भी मानी जा सकती है कि वो पहले से अंदेशा जता के अपने आप को सेव करना चाहते हैं कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हों तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उस पर आरोप लगा सके कि ये बदले की भावना से काम कर रही है। बिल्कुल, और आफ्टर ऑल ये आता तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही अंडर में है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, अब सुरेंद्र वर्मा जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, अमित चिमनानी जी का तो ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी इस बात के आरोप लगा रहे हैं तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें, कोई सबूत दें। वो उनका ये मानना है कि ये सिर्फ हवाई आरोप हैं और इसका कोई धरातल पर लेना देना नहीं है। विवेक जी, सर्वविदित है, पूर्व में भी आपको भी पता है, एक बार इनके द्वारा कुछ प्रयास पहले भी किया गया था मुख्यमंत्री आवास से जुड़े और कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं को डराने के लिए। आईटी का छापा पड़ा था, आईटी का सर्वे टीम इनके इशारे पर भेजी गई थी, लेकिन वो खाली हाथ लौटना पड़ा उनको। जिस प्रकार से पूरे देश में यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जितने दागी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सदाचारी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। येदियुरप्पा जैसे शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी जैसे लोग जो है भाजपा में जाके उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इनके योगी आदित्यनाथ 58 से ज्यादा मामले थे उनके खिलाफ, हत्या का प्रयास और दंगे भड़काने जैसे संवेदनशील मामलों में आरोपी रहे, उनके सारे मामले वापस ले लिए जाते हैं। बलात्कारी राम रहीम को Z+ सुरक्षा, 22 श्रेणी सुरक्षा मिलती है। और भाजपा के नेता हमेशा देखे गए हैं कठुआ, उन्नाव में बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हुए, और तमाम चुनावी राज्यों में चुनाव के दौरान किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है ये सर्वविदित है। ऐसा उदाहरण पहले आपको कभी मिलेगा नहीं विवेक जी कि आधी रात को कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और भोर होने से पहले बिना बहुमत के नेता को शपथ दिला दिया जाए। तो ये पर वो ये कह रहे हैं ना, अमित चिमनानी जी ये कह रहे हैं वर्मा जी
कि नवाब मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है वो कोर्ट के आदेश के बाद हुई है और किसी तरह की उस पर रोक लगाने के लिए या जो समीकरण थे वो कोर्ट करती, तो वो तो कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर सब चल रहा है, इसमें जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। न्यायालय के डिसीजन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर में एक हत्यारे के समर्थन में खड़ी हुई, कठवा, उन्नाव, हाथरस में बलात्कारियों और हत्यारों के साथ खड़े हुए, तो ये केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए संविधान, कानून और संवैधानिक संस्थानों को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये कहते हैं कि क्या हुआ, इनके जो कुशासन में आरोप लगे थे, तो ये पहले लोग हैं नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के धर्मलाल कौशिक पहले ऐसे नेता हैं प्रतिपक्ष के जो भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने हाईकोर्ट में शरण में जाते हैं, वहां पीआईएल लगाते हैं और भ्रष्टाचार के नान घोटाले जैसे आरोप को, जांच को बाधित करने के लिए कुत्सित प्रयास करते हैं। तो भाजपा का यही चरित्र है, इनको केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए किसी भी संवैधानिक निकाय को अपनी पार्टी कार्यालय के रूप में चलाने, अपने प्रभाव का उपयोग करके रिमोट कंट्रोल से संचालित करने में कोई गुरेज नहीं है। पर आप और जी बोलिए। तो विवेक जी भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो देश के सामने है। जब जब चुनाव आते हैं चुनावी राज्यों में, पहले भी हमने देखा, इससे पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, इनके आईटी सेल के अमित मालवीय पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद निर्वाचन आयोग पीसी करके डेट डिक्लेयर करती है। तो इनको डेट पहले कैसे, तो संवैधानिक निकायों को कमजोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है। और इनके बड़े नेता राम माधव का बयान भी आपको याद होगा, वो कहते हैं कि आज भाजपा उस स्थिति में पहुंच गई है कि बिना चुनाव लड़े ही किसी राज्य में सरकार बना सकती है। तो ये इनका चरित्र है, ये इनका संविधान और लोकतंत्र पे भरोसा है। ये चुनाव में जाने के बजाय अपने पद नहीं, आप तो राम माधव जी का तो बहुत मतलब मैं कहूंगा, अमित शाह जी ने तो कहा था 50 साल तक भाजपा ही रहेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी। ठीक है, मैं अमित चिमनानी जी का रुख करूंगा और एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आऊंगा। वर्मा जी, अमित जी, सुरेंद्र वर्मा जी तो पूरी तरह से अडिग है और उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का कि आप लोग राज्य सरकारों को वहां पर जहां आपकी पार्टी नहीं है उनको प्रभावित करने के लिए केंद्र से बड़ी एजेंसी भेजी जाती है और परेशान करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब तो मिला नहीं। मैंने साक्ष्यों की बात कही थी, तो साक्ष्य के बदले उन्होंने वापस वही बात कर दी और उन्होंने पता नहीं न जाने कहाँ के कौन से एग्जाम्पल दे दिए, जिसके जवाब में मैं 70 साल के कांग्रेस के इतिहास को बता सकता हूँ। लेकिन विषय क्या है आज का? विषय है कि ईडी छत्तीसगढ़ में आने वाली है क्या, या आएगी कि नहीं आएगी, या आएगी तो मुख्यमंत्री जी को कैसे पता चला? मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए। आज प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। अगर वो इतनी गंभीर बात बोल गए तो बताएं, साक्ष्य भी बताएं कि उनको ऐसा क्यों लगा कि ईडी आने वाली है और ईडी आके क्या करने वाली है, उनको कहां से लिंक मिला, उनकी कौन से ईडी के अधिकारी से पहचान है, या उनको क्या गांधी परिवार से पता चला, क्या कहां से पता चला मुख्यमंत्री जी को कि ईडी आएगी? ये जवाब मिलना चाहिए। और दूसरा, ये कह रहे थे सुरेंद्र जी की धर्मलाल कौशिक जी ने क्या किया, प्ली लगाई, ये किया वो किया, बड़े घोटाले किए बीजेपी वालों ने। 3 साल हो गए, 3.25 साल हो गए, इन्होंने एसआईटियां बना करके कूड़ेदान में डाल दी हैं, कुछ साबित तो कर पाए नहीं। जो 4 साल पहले बोलते थे वही आज बोल रहे हैं। तो कांग्रेस को खुद को हिचकिचाहट नहीं होती कि वो कुछ कर ही नहीं पाई? वही आरोप जो 4 साल पहले लगाती थी विपक्ष में, आज सत्ता आने के बाद भी वो साबित नहीं कर पाए। तो इसका हेजिटेशन होना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और फिर झूठ बोलने से बाज आ जाना चाहिए। और बातों को घुमा फिरा के आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है क्या कि कोई भी अगर राजनीति के क्षेत्र में हो या विपक्ष में हो, उसके नेताओं पे कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस इस पक्ष में है? चाहे वो किसी की हत्या कर दे, चाहे वो भ्रष्टाचार कर दे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मतलब क्या करें? विपक्ष जैसा बोले वैसा करें? मांग क्या है इनकी, थोड़ा सा बताएं तो जनता को। ठीक है, आपने मांग पूछी है। सुरेंद्र वर्मा जी, आप जवाब दे सकते हैं। विवेक जी, सर्वविदित है कि आईटी का सर्वे और छापा होता है तो कार्रवाई खत्म होने के बाद प्रेस रिलीज जारी की जाती है। ये बताएं कि पिछले दिनों जब धमकाने के लिए सीएम हाउस और कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं पर इस प्रकार की आईटी की रेड डाली गई,
क्या क्या उसमें निकला बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये बड़ी बड़ी बात करते रहे हैं। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए हमने SIT बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस जांच को क्यों बाधित करते हैं, क्यों NIA रिपोर्ट नहीं देती है, किसको बचाने के लिए ये लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। ये पूरे देश में इनका यही चरित्र है, अपराधियों के संरक्षण में खड़े होते हैं। तो मैंने कहा ना, लखीमपुर में क्या हुआ, कठुआ, उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ। तो भाजपा का चरित्र जो है पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और हत्यारों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़े होना किसका चरित्र है। ये भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं। शारदा चिट फंड के आरोपी हो, चाहे येदियुरप्पा जैसे भ्रष्टाचारी हो, वो तो भाजपा में उनको संरक्षण मिलता है। पर ये बात भी तो कह रहे हैं ना अमित चिमनानी जी की आप लोगों ने उनके तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाए, SIT चल रही है, लेकिन कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई है। विवेक जी, हमने SIT बनाई और SIT के जांच को बाधित करने के लिए ये हाई कोर्ट जाते हैं। ये चाहते ही नहीं कि उस जांच से वो जांच आगे बढ़े और कार्रवाई हो। अब ये आपने अहम बात बोली है। जी जी, पूरी कर लीजिए बात। तो विवेक जी, इनका यही चरित्र है। लोग जो है तमाम राज्यों में हमने पहले अनुभव में देखा है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, हमेशा भ्रष्टाचार को उजागर के लिए न्यायालय जाते हैं। इनके नेता न्यायालय इस बात के लिए जाते हैं कि इनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच न हो, जो SIT बनी है उस पे जांच को रोका जाए। तो ये इनका चरित्र है। चलिए, आपकी इस बात पे मैं चिमनानी साहब से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद कौशल स्वर्णबेर जी से चर्चा करेंगे। जी चिमनानी साहब, मतलब क्या विपक्ष के हिसाब से चल रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? सुरेंद्र जी की बातों से तो यही पता चल गया कि हम जो बोल रहे हैं आप वही कर रहे हो, आप जांच नहीं कर पा रहे हो। तो जांच में आपको बाधित कौन करेगा? या तो कोर्ट करेगी, कोर्ट बोलेगी कि आप ये गलत कर रहे हो, तो कोर्ट का निर्णय तो सबको मानना होता है। और अब कोई राजनेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे मैं हूं या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हो, जनता का कोई व्यक्ति हो, शासन प्रशासन आपके पास है, जांच आपको करनी है। अब जांच में आपको कुछ मिला नहीं है तो फिर से आप हवाई बातें कर रहे हैं। देखिए, पूरी जितनी डिबेट है ना, उसमें एक भी साक्ष्य नहीं, कोई भी तर्कसंगत बात नहीं, केवल हवाई आरोप। और पता नहीं चल रहा है कि इनका दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत ED है कि बीजेपी किसके साथ खड़ी हो जाती है, या बीजेपी में कौन शामिल हो जाता है तो क्या हो जाता है। मतलब इतनी 50 बातें कर गए कि खुद का ही स्टैंड कांग्रेस का क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए कौशल स्वर्णबेर जी, क्या सर आपको भी यही लगता है कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाए, राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए, तो ये जो रस्साकशी थोड़ा बहुत चलती है कि वाकई में अगर कुछ भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच करने के लिए दिल्ली से टीम आती है? मतलब इसे केवल हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ना लें, ये तमाम जो उदाहरण अन्य राज्यों के आते हैं, इसे हम उस तरीके से भी अगर देखें तो देखिए, निश्चित तौर पे जो जांच एजेंसियां होती है उसको कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है कहीं ना कहीं से, तो वो जांच करने किसी भी राज्य में जा सकती हैं जी। लेकिन ये राजनीतिक सवाल तब बन जाता है जब केंद्र में दूसरे दल की सरकार हो और राज्य में दूसरे दल की सरकार हो जी। तो ये राजनीतिक जो विषय है ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन सेंट्रल एजेंसी सिर्फ हवा, क्योंकि जैसे इसके पहले कहीं भी छापा मारने जाती है, यदि वो खाली हाथ तड़ जाए तो वो सेंट्रल एजेंसियों की नाकामी साबित होती है। तो किसी भी सूरत से वो नाकाम होना नहीं चाहते, इसलिए वो जब भी इनपुट मिलता है या कुछ लगता है कि हमको यहाँ पे करप्शन के मामले मिल सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, तभी वो ऐसी जगह पे छापामारी कार्रवाई करती है। सिर्फ हवा में तीर मारने का कोई भी एजेंसी, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये इसको राजनीतिक चश्मे से छोड़कर दूसरे नजर से देखना चाहिए कि ये जांच एजेंसियां और जांच करना इनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि महाराष्ट्र में फिलहाल अभी जांच जारी है, तो क्या अब छत्तीसगढ़ की बारी है? क्योंकि जो बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है। प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल और उनका ये कहना, उनका अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ में IT और ED की रेड पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो विरोधियों को प्रताड़ित करते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी ने यह कहा है कि उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है और अब इसकी कलई खुलेगी।
लेकिन दूसरी तरफ सरकार केवल इस बात को कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ डराने की दृष्टि से इस बात को कर रहे हैं, अपनी हार को नहीं पचा पाते। तो हो सकता है कि यूपी चुनाव के बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिले। बहरहाल इस पर सियासत जारी है, इस पर लगाम कब लगता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।